हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एग्रीगेट डिमांड चैप्टर का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली न्यूमेरिकल की एपीसी और एपीएस कैसे निकलता है, साथ ही एमपीसी और एमपीएस कैसे निकलता है, और एक और चीज समझेंगे कि कंजम्पशन फंक्शन उपभोग फलन होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश श्याम और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था, लास्ट पार्ट जो हमारा खत्म हुआ था वो था कि हमने एपीसी और एपीएस में रिलेशन समझा, साथ ही एमपीसी और एमपीएस में रिलेशन समझा और उनके फॉर्मूले समझे। तो आज आपको एक दो मैं न्यूमेरिकल उसके करके बताता हूं और साथ ही आपको कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यहां पर y का मतलब होता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। वो हमारे को मान लेते हैं कितनी दी हुई है, 1000, और यहां पे हमारे को कंजम्पशन मान लेते हैं कितना दिया है, 750, ठीक है। अब आपको एक चीज बता दूं, ये जो डिटेल दी होती है बेसिकली 1000 और 750 लिखा है, बट ये सारी डिटेल किस में होती है, करोड़ में होती है। तो आप जब आंसर करेंगे तो लास्ट में हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी है क्या लिख देंगे, करोड़ लिख देंगे, ठीक है, इन करोड़। नाउ अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालने को बोला गया है एपीसी कैलकुलेट करके दो और एपीएस कैलकुलेट करके दो, ठीक है, एपीसी और एपीएस। तो वो कैसे करेंगे, देखिए एपीसी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, सी अपॉन वाई, इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। तो सी हमारा कितना है 750 एंड वाई कितना है 1000, तो इसे कट करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.75। अब इसका मतलब क्या है 05, इसका मतलब यह है कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं एक तरह से 3/4, 0.75 को। इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर वो अपने इनकम का 3/4 कंजम्पशन पे खर्च कर देता है। अगर सिंपल वे में कहूँ मैं आपसे कि अगर मेरी 100 रुपये इनकम बढ़ेगी तो उस 100 रुपये में से क्या मैं बचाऊंगा सारा या खर्च कर दूंगा सारा या कुछ सेव करूंगा। तो यहां पर एग्जांपल इस वाले कहना है कि अगर आपकी 100 रुपये की इनकम बढ़ेगी तो आप उसमें से 75 खर्च कर देंगे और 25 रुपये सेव कर लेंगे। इस पॉइंट का मतलब ये कहना है, ठीक है। साथ ही अगर हम एपीएस की बात करें कैसे निकलेगा, तो उसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन वाई, तो इसके अकॉर्डिंग एस निकालना पड़ेगा। वी नो दैट वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है, एस निकालना वाई माइनस सी हो जाएगा। वाई कितना हमारा 1000 है और ये 750 है, ये आ गया 250। ना फॉर्मूला पुट कर देंगे, 250 डिवाइड बाय 1000, दिस इज 0.25, ठीक है। वेल इसको एक और फॉर्मूले से निकाला जा सकता था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हमारे पास ये 0.75 आ गया है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसे 1 में से लेस कर दीजिए, तो एपीएस इज इक्वल टू जाएगा 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से आप एपीसी और एपीएस सिंगल वर्ड प्रॉब्लम जो होती है उसे सॉल्व कर सकते हैं। बात करें अगर लॉन्ग क्वेश्चन की तो वो भी हम देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है, इसको मैं मिटा देता हूं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, यहां पर हमारा एक चीज दी होगी y और c। अब आपको क्या निकालना होगा, s। तो बता दिया मैंने आपको s कैसे निकालते हैं, y में से c को लेस करके निकालते हैं। तो 0 में से 20 गया -20, 50 में 60 गया -10, 0 एंड 150 माइनस 140 इज 10। नाउ हमारे पास s आ चुका है, y था, c भी है। अब हमें निकालना है यहाँ पर वैल्यू एपीसी और एपीएस की, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब एपीसी और एपीएस के लिए सबसे पहले एपीसी निकाल लेते हैं। तो एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, दिस इज सी एंड वाई डैश डाल दो पहला, 60 डिवाइड बाय 50, 60 डिवाइड बाय 50, दिस इज 1.2, लाइक जस्ट बिकॉज 0 से अगर 0 आप कट कर लेंगे, 6/5 इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा क्योंकि पूरा 5 पूरा जा रहा है। 100 डिवाइड बाय 100 1, उसके बाद 140 डिवाइड बाय 150। अब यहाँ से 0 से 0 कट कर लिया, ये आ गया 14 डिवाइड बाय 15, तो एक बार में नहीं जाएगा, 0.10 लग जाएगा, 140 हो जाएगा और 15 को 9 टाइम्स करेंगे तो 135 आता है, तो ये आ जाएगा 0.9। तो बेसिकली यहाँ पर हमारी एपीसी की वैल्यू ऐसे निकल गई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एपीएस की। तो ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए आप क्या कर सकते हैं, इसको मतलब एक में से इन सबको लेस कर दो तो भी बात आ जाएगी। जैसे कि डैश
एक में से 1 पॉइंट गया तो माइनस का 0.2, ठीक है। ओके, और एक बार चेक कर लेते हैं, एस अपॉन वाई 10 -10/50 नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 50 है नीचे 102, हाँ सही है, सही था, माइनस, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 0 माइनस की 0.2, ठीक है। कई बार क्या होता है कैलकुलेशन करते वक्त ना मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट वीडियो बनाता हूँ मैं, तो अब एक बार अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे रेक्टिफाई कर लेना, कैलकुलेशन में ऐसा गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। नाउ उसके बाद ये एक है तो ये 0 ही हो जाएगा, और ये अगर 0.9 है तो ये 0.1 होगा। ये मैंने डायरेक्ट कैसे निकाल दिए, जस्ट बिकॉज मुझे फॉर्मूला पता है APCM और APC और APS इज इक्वल टू 1 होता है। मेरे पास APC की वैल्यूज थी तो मैंने क्या कर दिया, एक में से इन सारी वैल्यू को लेस कर दिया, मेरे पास APS आ गया, ठीक है। या आप दूसरे तरीके से S अपॉन वाई करके भी निकाल सकते थे। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरी MPC निकालने की, दिस इज डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। MPC क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसका मतलब है कुछ इनकम में चेंज से, कुछ इनकम में चेंज से जो कंजम्पशन में चेंज आता है उसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसे निकालने के लिए आपको मैंने बताया, देखो डेल्टा वाई चाहिए और डेल्टा सी, दोनों चीज चाहिए, तो आप पहले डेल्टा सी निकाल लीजिए या डेल्टा वाई निकाल लीजिए। वाई निकाल लेते हैं, पहला हम डैश कर लेते हैं, 50 में से 0 गया तो आएगा 50, 100 में से 50 गया तो आएगा 50, मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करते जाइए, लेस करते जाइए, आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। 150 में से 100 गया, अगेन 50। नाउ दिस इज अवर डेल्टा वाई। अब कैलकुलेट करेंगे डेल्टा सी। नाउ पहला डैश डाल दीजिए, अब 60 में से 20 गए तो आपको कितना आ जाएगा 40, 100 में से अगेन 40 और ये अगेन 40। नाउ अगर मैं बात करूं किसकी, MPC की, तो फॉर्मूला MPC का क्या हुआ अभी मैंने बता देता हूं। यहां पर MPC का है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, दिस इज डेल्टा सी, दिस इज डेल्टा वाई। पहला डैश डाल देते हैं, 40 डिवाइड बाय 50 ये वैल्यू है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां से 0 तुम कट कर लेंगे, 4/5 है और ये लगभग कटेगा 0.8 आएगा। क्यों, जब नहीं कट रहा तो हम डेसिमल में ले लेंगे इसको 0. अब इसके पीछे 0 लग गया, 40 हो जाएगा, तो 5 8 40 होता है, ठीक है। नाउ इसका भी आंसर ये सेम आएगा, सेम वैल्यू सेम वैल्यू। अब आपको बता दूं कि मुझे क्या निकालना है, MPC निकालना है, सॉरी C तो निकल गया, S निकालना है, MPS। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास एक वैल्यू आ जाए तो दूसरी में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज MPC प्लस MPS इज इक्वल टू भी मतलब ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी होता है, 1 होता है। तो अगर हमारे को MPS निकालना है तो 1 माइनस MPC कर दो, तो ये डैश एक में से 0.8 गया तो 0.2 बचेगा, 0.2 बचेगा, 0.2 बचेगा, ठीक है। तो होपफुली देखो कितनी इजी तरीके से हमने क्या कर लिया, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। साथ ही इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन और आ जाते हैं दूसरे वाले। एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको समझाऊं कि क्वेश्चन में हमारे को C नहीं दिया है, ठीक है, और हमारे को क्या दे दिया गया, MPC दे दिया गया। अब जरा पहले मैं इन सबको मिटा देता हूं और थोड़ा दिमाग लगाते हैं इसमें दोबारा से। देखिए हमारे को वैल्यू नहीं दी है किस चीज की, उसकी MPC की वैल्यू दी है और Y की दी है बस, और कह रहा है C कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे C कैसे कैलकुलेट होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट अच्छा यहाँ मैं MPC दोबारा लिख लेता हूँ, डैश 0.8 0.8 0.8। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर Y दिया है तो डेल्टा Y निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, डैश 50 50 50, ठीक है। अब वैसे बस क्या प्रॉब्लम आएगी कहां पर, हमारे को यहां पर डेल्टा C भी निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे डेल्टा C, जस्ट बिकॉज वी नो दैट MPC का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। अब आपको MPC भी दिया है कितना 0.8 और 0.8, और ये नहीं पता डेल्टा C, हमें ये पता है Y हमें दिया है 50, ठीक है, ये पॉइंट है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। मतलब देखो हमने कितनी इजली, अगर हमारे को MPC पता तो हमने डेल्टा C कैलकुलेट कर लिया, अगर डेल्टा C गिवन होता तो हम डेल्टा Y कैलकुलेट कर सकते थे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपके फॉर्मूलेस के थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं।
साथ ही इसके साथ आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ, ये तो न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कुछ दिक्कत आएगी छोटी मोटी न्यूमेरिकल में तो लाइव सेशन या नॉर्मली अपने कमेंट्स बॉक्स में डाल देना। आपको शायद डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट बेसिस पे आपको वीडियो मिलेंगी, कौन सी वाली, आपके डाउट सेक्शन की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अब मैं बता रहा हूं किसके बारे में, कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। कंजम्पशन फंक्शन, इसके साथ ही सेविंग फंक्शन भी बता दूंगा, उपभोग फलन। उपभोग फलन, अब इसका मतलब देखिए जरा, जो मैंने अभी टेबल ली थी अगर मैं उसी को ले लूं, y दिया और c दिया है, 0, 50, 100, 150 ये दी थी टेबल, और उसमें ये था 20, 40, 100, 140। अब जरा एक चीज ध्यान दीजिए, इनकम कितनी है 0 और कंजम्पशन कितने 20। इज इट पॉसिबल कि खर्चे हो रहे हो और इनकम कुछ ना हो? यस, ये ऐसा पॉसिबल है। कब? क्योंकि नॉर्मली आप अगर अपने आप को भी देखो तो आपकी भी इनकम क्या है 0 है, लेकिन आप तो खर्च कर रहे हैं। चलो आप स्टूडेंट हैं, आपको हटके दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पेरेंट्स की किसी वजह से एक मंथ के लिए जॉब नहीं चल रही है, तो क्या एक मंथ तक हम कंजम्पशन नहीं करेंगे, एक मंथ तक हम कुछ खाएंगे नहीं? ऐसा नहीं होता, या तो हम सेविंग अपनी यूज करेंगे या हम लोन लेंगे। तो इन दैट केस होगा क्या, जीरो इनकम पे जो कंजम्पशन होता है इसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जैसे हिंदी में कहते हैं स्वायत्त उपभोग या स्वतंत्र उपभोग, स्वायत्त उपभोग। अब इससे क्या हो रहा है, तीन रिलेशन निकल के आ रहे हैं। शुरुआत में सी ज्यादा है, वाई और सी। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो शुरुआत में एक पहला रिलेशन क्या निकल रहा है कि हमारे कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है, जो कि डिनोट करता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन को। ठीक है, धीरे धीरे हमारी इनकम क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक टाइम ऐसा था वाई किसके बराबर हो जाता है, सी के। और इस केस में क्या होता है, हमारी सेविंग जो होती है वो कितनी होती है, 0, और इस केस में सेविंग जो होती है वो माइनस में होती है, और यहाँ पे क्या होती है 0। और धीरे धीरे फिर हमारी इनकम बढ़ी, और देखो यहाँ पर इनकम प्लस में आ गई है, तो वाई ज्यादा है किससे, सी से। तो यहाँ पर हमारी जो बचत है वो किस में आ गई, प्लस में। तो ये जो रिलेशन है ये है कंजम्पशन फंक्शन का रिलेशन। ठीक है, सो कंजम्पशन फंक्शन में अगर आप सी की कैलकुलेशन निकालना चाहते हैं तो उसका जो वैल्यू होती है वो होती है ये, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, जहां पर सी बार का मतलब हमने अभी पढ़ा क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है कि इतना कंजम्पशन तो हो गई होगा। साथ ही बी का मतलब होता है एमपीसी, अभी मैंने आपको बताया था कि जस्ट लाइक 0.75 है, इसका मतलब हो गया 3/4, जिसका मतलब अगर मेरी इनकम 100 रुपये बढ़ेगी तो मैं 75 रुपये खर्च कर दूंगा। उसके बाद बात करते हैं वाई की, तो वाई पता आपको इनकम है, तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी कंजम्पशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। साथ ही अगर सेविंग के करना हो तो आप इसको लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 - by। ठीक है, इस तरह से आप सेविंग फंक्शन की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक चीज याद रखना, जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है तो आई बराबर होता है एस के, तो आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो एस की जगह आई भी पुट कर सकते हैं। वेल इतना अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए है। अगले क्लास में जब आगे चैप्टर बढ़ेगा इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, और तो मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ये वाले न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। अच्छा, अब इसका एक डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो अब डायग्राम आप जरा देख लीजिए, मैं इसको रब करके दोबारा बता देता हूँ। देखिए 3 सिचुएशन बताई थी, शुरुआत में सी ज्यादा है, बाद में दोनों बराबर है, और बाद में वाई ज्यादा हो गया। तो डायग्राम की बात करें, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 45 डिग्री पे आप वाई बनाएंगे, विच इज डिनोट ऑन 45 डिग्री पे, जो बताता है कि हमारी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे खर्चे बढ़ते रहते हैं। तो इसे एक इमेजिनरी लाइन के तौर पर बना दिया जाता है 45 डिग्री पे। नाउ हमारे जो कंजम्पशन है वो यहाँ से चालू होते हैं, 0 से चालू ये लाइन नहीं होती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी इनकम 0 होती है। इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि हमारी खर्चे भी क्या हो 0, तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है। दिस इज आवर ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन स्वायत्त भोग है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारी सेविंग है वो माइनस में, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर y से ज्यादा कौन है, c ज्यादा है, और यहाँ पर y बराबर है c के, तो इसलिए सेविंग कितनी होगी 0,
और यहाँ पर हमारी बचत होना चालू हो जाएगी जस्ट बिकॉज हमारी इनकम ज़्यादा हो गई किससे, सी से। तो ये रिलेशन आपको बेसिकली याद रखना है। बट इस चैप्टर में जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है मेनली, वो आपको ये न्यूमेरिकल याद रखने हैं, एपीसी और एपीएस वाले और एमपीसी और एमपीएस वाले। साथ ही एडी क्या है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या है, ये याद रख लेंगे तो मेरे हिसाब से चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। जस्ट बिकॉज एक नई मैंने सेटअप करके घर पे आपको अब डाउट सेक्शन की वीडियो भी मिले करेंगे रात के 10 बजे करीब। ठीक है, तो आप वो भी देख सकेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ उन्हें अपने जो भी डाउट हो वो लिख देना। अगर मेरे को लगता है कि ये डाउट आंसर करने लायक है ना, मैं जरूर करूँगा। ठीक है, तो मिलता है अगले पार्ट में। आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।